दोस्तों, वेलकम बैक once again to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population। तो साथियों, हमने अपने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के टाइप कौन से होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। ओके, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हीट, मतलब उस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है या फिर हीट अंदर जाती है। तो हीट के निकलने और अंदर आने के बेसिस पे साथियों जो रिएक्शन है वो दो प्रकार के हैं, एक्सो और एंडो। यहाँ पे आप देख रहे हो एंडोथर्मिक मतलब हीट आती है, और यहाँ पे एक्सो मतलब जाती है, एग्जिट होती है, एग्जिट, एंटर, एंडो, एग्जिट, चला गया। समझ में आया? चलिए इसे समझाता हूं मैं आपको एकदम सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपका ये रिएक्टेंट है और ये दे रहा है प्रोडक्ट। बाबा ये क्या हो रहा? तो ये रिएक्टेंट है आपका और ये दे रहा है प्रोडक्ट, और इसके अलावा जो कुछ भी बाहर बचा है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है उसे हम कहते हैं, मतलब जो कुछ भी चीज आप कंसीडर करोगे उसे सराउंडिंग। अगर अगर सराउंडिंग से इसने हीट ले लिया, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। अब सराउंडिंग से मतलब एटमॉस्फेयर से चाहे वो खुद ले ले या फिर आप उसे गर्म करो तो भी वो हीट अंदर ही आई। समझ में आया? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर हीट यहाँ पे आई तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ प्यारे बच्चों, और इसने जो है वो हीट सराउंडिंग को दे दी। सर ये सराउंडिंग क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को छोड़ के कहीं पे भी हीट रिलीज हो गई, तो मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? आपने लकड़ी जलाया, बहुत सारा हीट सराउंडिंग में दे दिया, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पेट्रोल जलाया, केरोसिन जलाया, ये जो कुछ भी जला रहे हो ये सब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सर एंडोथर्मिक भी तो बताइए। जैसे देखिए, ठंडियों का टाइम है, आपको बहुत ठंडी लग रही है और आप जाके फ्लेम फायर आग आग के नजदीक जाके ऐसे बैठ जाते हो, तो होता क्या है, आग से आपको हीट मिलती है प्यारे बच्चों, और वो हीट आपके अंदर आती है, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होती है, तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम होती है। और एक आ गया दूसरा, अगर हीट रिलीज हो गई, अगर हीट क्या हो गई? रिलीज हो गई, तो इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जी हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब इधर देखिए, अब इसमें जो रिएक्टेंट थे उसने तो हीट रिलीज कर दी, तो जब हीट रिलीज करेगा उसके बाद जो कुछ भी बनेगा उसके अंदर एनर्जी कम होगी। जी हाँ, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है। हाँ समझ में? ये दो चीजें आप याद रखना। अब हम लेंगे ढेर सारे टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स। तो देखिए यहाँ पे, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग सम फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब कैसे? सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर से चेंज होगा। समझ में आया? कोई बोलता है ना, इंटरनल चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा। जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड होगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा या फिर गैस में कन्वर्ट होगा। ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ था, आपने उसे बाहर निकाल के रख दिया, फ्रीजर से बर्फ लाया, ऐसे बाहर छोड़ दिया, देखो अपने आप मेल्ट हो जाता है। समझ में आया? और पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया साथियों
एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या हो गया? एंडोथर्मिक प्रोसेस। डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, KNO3 प्लस H2O, ये क्या दे देगा? K प्लस प्लस NO3 माइनस, और ये सारे क्या होंगे? एक्वस होंगे। यहाँ पे ये भी क्या होगा? एक्वस, K प्लस। समझ में आ रहा है? तो इसमें हुआ क्या? KNO3 पानी में गया, ओके, पानी में डिजॉल्व होने के लिए उसने सराउंडिंग से हीट ली, और आप अगर बीकर को टच करोगे तो आपको बीकर ठंडा लगेगा। मान लीजिए एक बीकर है, माफी चाहूंगा, मान लीजिए एक बीकर है और इस बीकर के अंदर पानी है, और आपने इसके अंदर KNO3 डाल दिया, ओके। अब जब आप बीकर को टच करते हो, व्हेन यू टच द बीकर फ्रॉम आउटसाइड, तो आप क्या देखते हो? बीकर ठंडा लग रहा है। बीकर क्यों ठंडा लग रहा है? क्योंकि इस बीकर के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है, और वो रिएक्शन प्यारे बच्चों आपके हाथ से हीट को खींच रहा है। इसीलिए यहां पे दिया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर इज endothermic process. On other hand, heat is given away during physical changes. For example, formation of ice from water. देखिए, जब पानी से आप आइस बनाते हो, जब पानी से आप आइस बनाते हो तो पानी की एनर्जी ज्यादा होती है, तो एनर्जी को निकालना पड़ेगा। क्यों? जब आप एनर्जी को निकालोगे तभी पार्टिकल नजदीक आएंगे, तभी पार्टिकल नजदीक आएंगे। तो ये काम कौन कर देता है? जी हाँ, ये काम फ्रीजर कर सकता है, या फिर सराउंडिंग का टेम्परेचर ही कम हो जाए। जैसे अंटार्कटिका हुआ, वहां पे कौन सा फ्रीजर लगा हुआ है? सर पूरे नेचर का ही फ्रीजर है, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या है? जी हाँ, अब एक चीज सही हो, नेचर ही वो करती है, और वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फ्रीजर के अंदर जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट बाहर जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, सेम वही वाली सिचुएशन आ गई। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, मान लीजिए ये बीकर है, और इसके अंदर आपने ले लिया पानी, जी हाँ वही, चल आपने ले लिया इसके अंदर पानी, ये पानी हो गया, और इस पानी में तुमने क्या कर दिया? NaOH डाल दिया। ए सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, इसमें तुम लोगों ने NaOH डाल दिया। अब जब बाहर से इस बीकर को टच करते हैं, ये बाबा बीकर तो गर्म लगता है रे। जी हाँ, इसलिए गर्म लगता है क्योंकि NaOH पानी से रिएक्ट करता है और बना देता है Na प्लस प्लस OH माइनस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और इसमें हीट निकलती है। क्या होता है? हीट निकलता है, और तभी आप बीकर टच करते हो तो आपको गर्म लगता है। तो ये कौन सा है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये क्या है? ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बोलो साथियों, समझाइए। तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। समझ गए? आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। अब ये देखिए एसिड वाला जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझाना चाहूँ। मान लीजिए एक बीकर है, और इसके अंदर आपने लिया है ढेर सारा एसिड। कौन सा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब? जी हाँ, प्योर H2SO4, उसमें बहुत कम पानी है ऐसे, या फिर पानी है ही नहीं, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2। और जब प्यारे बच्चों आप इसमें पानी डालते हो, पानी पानी पानी, के बीच में बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होता है। H2SO4 प्लस H2O गिव्स व्हाट? H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, और ये रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है। इतनी हीट निकलती है कि ये पानी सीधा वेपर में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और चांसेस भी हैं कि इसमें स्पर्टिंग हो जाए। सर ये स्पर्टिंग क्या होता है? ये H2SO4 उड़ के आपके चेहरे पे आ जाए। समझ में आ रहा है? इतनी ज़्यादा हीट निकलती है।
क्योंकि हीट निकलती है, फट से नीचे जाती है, इधर उधर जाती है, उसको निकलने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि लिक्विड है सब जगह, तो लिक्विड भी ऊपर आ जाता है, उसी को अपन कहते हैं स्पॉट। और इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक्सीडेंट होने का चांस है। क्या होने का चांस है? एक्सीडेंट। तो हमें क्या करना है? रादर देन एडिंग वाटर इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ adding water into large amount of concentrated H2SO4 में क्या करना है? हमें वाटर के अंदर H2SO4 को डालना है। अरे सर बात तो एक ही है, एप्पल छुरी पे गिरे या छुरी एप्पल पे गिरे, कटता तो एप्पल ही है ना सर। यहाँ पे भी पानी H2SO4 में मिले या H2SO4 पानी में मिले, सोल्यूशन तो H2SO4 का ही बनेगा ना। जी हाँ प्यारे दोस्त, लेकिन जब आप एसिड के अंदर पानी डालोगे तो वहां पे बम्पिंग होगी, जो एसिड है आपके चेहरे पे उड़ सकता है। लेकिन अगर पानी के अंदर H2SO4 डालोगे और स्टर करते रहोगे तो वो स्पर्टिंग नहीं होगी, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी नहीं रिलीज होती, क्योंकि जब आप पानी को H2SO4 में डालते हो तो H2SO4 तो बहुत सारा है, तो फटाफट वाटर को लेता है और हीट रिलीज करता है। लेकिन जब आप पानी के अंदर H2SO4 डालते हो तो हीट तो H2SO4 रिलीज करता है ना, तो आप कम H2SO4 डालोगे तो हीट कम रिलीज होगी। आ रहा है आपको समझ में? तो यही कारण है। तो इस एक्सीडेंट से बचने के लिए एसिड के अंदर पानी नहीं, पानी के अंदर एसिड डालना है। समझे? चलिए आगे देखते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा। अब यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है, ओके, इसके लिए तो हम स्पेशल लेक्चर लेंगे साथियों। ये देखिए आप, endothermic and exothermic reaction. There is an exchange of heat in a chemical reaction as well. According to some reaction are exothermic and some are endothermic. Okay, chemical reaction में भी होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। During exothermic chemical reaction, heat is given away. Heat is given away. सर केमिकल रिएक्शन में हीट किधर जाता है? सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है, हीट जाता किधर है? सराउंडिंग में। सराउंडिंग में इतनी सारे व्हीकल चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, फ्यूल जल रहा है, घर में खाना बन रहा है, सब में हीट रिलीज हो रही है, किधर जा रहा है? सराउंडिंग में। और सराउंडिंग में जाने की वजह से क्या हो रहा है? अपने मदर नेचर का टेम्परेचर बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, और उसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेरियस टाइप की डिजीजेस पैदा हो रही हैं। समझ में आया? व्हेन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स while during endothermic chemical reaction heat is either absorbed from the surrounding or supplied continuously from outside. ओके, सराउंडिंग से आया मतलब वही है। तो दो टाइप के रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, या फिर रिएक्टेंट खुद हीट ले रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए रिएक्टेंट के हीट लेने के दो तरीके हैं, या तो वो सराउंडिंग से ले लेगा। सर सराउंडिंग में कैसे हीट है? अरे ठंडियों में तुमको ठंडी क्यों लगती है? क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर डाउन होता है। गर्मियों में क्यों गर्मी लगती है? टेम्परेचर हाई होता है। तो टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आया? आया ना? एंड नथिंग बट वो किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से होता है, जो आती है कहाँ से? सन से। समझ में आया? तो हमारे सराउंडिंग में ऑलरेडी हीट है। ठीक है, आगे देखिए। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, याद रखना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, वो दे देता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए CaCO3 था, CaCO3, आप इसे एक ऑक्सीजन इसको दे दीजिए तो ये बन गया CO, और बचा हुआ लिख दीजिए। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए क्विक लाइम को जैसे ही आपने पानी में डाला ये बन गया स्लेक लाइम, और हीट निकल गई। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ये देखो क्विक लाइम को पानी में डाला, हीट निकल गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड अ केमिकल रिएक्शन? ओके, देखिए क्या मस्त क्वेश्चन पूछा है। डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन। डिसोल्यूशन में क्या होता है? मान लीजिए आपने शक्कर को या फिर शुगर को पानी में डाल दिया, तो शुगर को पानी में डालोगे तो क्या होगा पता है? मान लीजिए शुगर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, और हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ये सब एक दूसरे से अलग होंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड केमिकल रिएक्शन? तो इन डिसोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल गेट्स सेपरेटेड, और द बॉन्ड बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल इज ब्रोकन। आ रहा है आपको समझ में? हाँ,
डज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट? जी नहीं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता जब हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जब आप शक्कर को पानी में डालते हो तो क्या कुछ नया बन जाता है? हाँ सर, बन जाता है ना, शक्कर का सिरप बन जाता है। अरे बट शक्कर तो होती है ना उसके अंदर। जी हाँ, तो ये करता क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूट पार्टिकल को छोटे छोटे इंग्रेडिएंट में तोड़ देता है। समझ में आया? जो कि एक टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? कोई भी सब्सटेंस अगर अपनी आइडेंटिटी को खो देता है रिएक्शन होने के बाद, तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या शुगर का सिरप पीने के बाद मीठा नहीं लगता? लगता है ना। तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है। फिर चाहो तो पानी को इवापोरेट कर दो, आपको शुगर के क्रिस्टल मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो कि है स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। साथियों, एग्जाम नजदीक आते जा रही है, आप मेहनत करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। समझ में आया? तो चलिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।